हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11th। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की पॉइंट्स को रीड करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। सी चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग ने टिश्यू लिया था। इस टिश्यू को ग्राइंड किया था किसके साथ? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ इससे हम लोगों को एक स्लरी मिली थी। उस स्लरी को हमने फिल्टर किया था। फिल्ट्रेशन के बाद हमें 2 फ्रैक्शन मिले थे। सपोज ये फनल है, ऊपर हमने क्लोथ लगा दिया, चीज क्लोथ, और उससे फिल्टर कर लिया बीकर में। अब फिल्टर करने के बाद हमें 2 फ्रैक्शन मिले थे। एक तो फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होकर नीचे मिला होगा। टिश्यू का वो पार्ट जो एसिड में सोलिबलाइज हो गया होगा वही फिल्टर होकर नीचे आ गया होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। इट इज नोन एज फिल्ट्रेट। और टिश्यू का पार्ट एसिड में सोलिबलाइज हो गया होगा वही तो फिल्टर होकर नीचे मिला। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे। अब कुछ पार्ट ऊपर रह गया होगा जो फिल्टर होकर नीचे नहीं आया होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंटेट। रिटेंटेट। अब ये एसिड में सोलिबलाइज नहीं हुआ था ना, क्योंकि दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड आपके एसिड सॉल्युबल पूल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिले, उनको हम लोगों ने केमिकली एनालाइज किया। आफ्टर केमिकल एनालिसिस हम लोगों ने उनके मॉलिक्यूलर वेट को भी देखा। सो हियर एसिड सॉल्युबल पूल में जो कंपाउंड्स मिले उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था, उनका जो रेंज है मॉलिक्यूलर वेट की, इट इज अराउंड 18 टू 800 डेल्टन। 18 टू 800 डेल्टन के अराउंड था। तो स्मॉल मॉलिक्यूलर, लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड से इसने हम को नाम दे दिया माइक्रोमोलिक्यूल्स, या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स। एंड वो मॉलिक्यूल्स जो आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिले, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिले, ऊपर की साइड रह गए, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था इट इज अराउंड 10,000 डेल्टन और अबव, इससे ऊपर था। इनको नाम क्या दिया हमने? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हाई है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम लोग किन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे? देखिएगा, प्रोटीन्स। ठीक, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेक्राइड्स को, पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए। एसिड, न्यूक्लिक एसिड, देन लिपिड। लिपिड आपका जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है इट इज अराउंड 800 डेल्टन। उनका 10,000 डेल्टन के अराउंड मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है, फिर भी हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल में स्टडी करेंगे। इसका रीजन जब हम लोग लिपिड वाले टॉपिक पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी के कंटेंट को, फिर आगे हम समझते हैं क्या दिया गया है। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। जो एसिड सॉल्युबल पूल जो हमें फिल्ट्रेट मिला था उसमें एक कॉमन फीचर था। वो कॉमन फीचर क्या था? जो उनका मॉलिक्यूलर वेट था इट इज रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डेल्टन अप्रोक्सीमेटली। इसलिए हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें क्या क्या मिले? 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। एसिड इनसॉल्युबल जो ऊपर रह गया था पार्ट, जो एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हुआ था। प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेक्राइड है, लिपिड है। आगे की लाइन रीड करते हैं। डीज क्लासेस जो अभी हमने पढ़े ना, एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड, इनमें से जो एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड, लिपिड को छोड़ के जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं तीनों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉलीसेक्राइड एंड आपका न्यूक्लिक एसिड, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है रेंज कितना था? 10,000 डेल्टन या उससे ज्यादा, यही अभी पढ़ा था। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? फॉर दिस वेरी रीजन, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स, जितना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिनसे बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों, उसकी वजह से हम लोगों ने जो केमिकल मिले उनको हम लोगों ने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया। कौन कौन से हो गए आपके? माइक्रोमोलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट के थे, लो मॉलिक्यूलर वेट के थे, एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड आ रहे हैं। लिपिड एक्सेप्शन है, अभी उसका रीजन भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्यों लिपिड का जो वेट है वो आपका
800 के डेल्टन के अराउंड है, लेकिन फिर भी हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका पूरा रीजन हम लोग अभी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, दोज विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन, जिनका आपका मोलिकुलर वेट 1000 डेल्टन से लेस होता है, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो मतलब छोटे, या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। एंड जिनका आपका 1000 डेल्टन से आपका ज्यादा होता है मोलिकुलर वेट, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। दोज विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो ऊपर रह गया था, ठीक है, मोलिकुलर वेट भी ज्यादा है और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जा रहा है, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का ही एक्सेप्शन है, वो बायोमैक्रोमोलिक्यूल में तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी इसका जो मोलिकुलर वेट है वो लेस देन आपका 1000 डेल्टन से है। और वो सारे आपके क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। जो प्रोटीन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड आपका न्यूक्लिक एसिड, ये आपके पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस का मतलब, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, तो रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने हुए हैं। वो रिपीटिंग यूनिट सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ अटैच होकर, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स अटैच होकर उनको फॉर्म कर रही है, इसलिए हमने क्या बोला, ये कैसे हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं, पॉलीमराइज हो रहे हैं, एक के बाद यूनिट छूटी जा रही है छोटी छोटी, और पूरा एक होल मॉलिक्यूल बन रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट कंटेंट को रीड करते हैं। लिपिड, लिपिड का एक्सेप्शन को हम यहाँ पे वन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है। लिपिड्स आर स्मॉलर मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स, स्मॉल मोलिकुलर वेट के हैं, एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, सच साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट है। जो सेल मेम्ब्रेन है, हम लोग ने सेल चैप्टर क्योंकि पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर है, जो बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है, लिपिड की बाई लेयर से बनी हुई है। वहाँ पे लिपिड की 2 लेयर है, जिसमें आपके प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और कुछ पेरीफेरी पे होते हैं। तो ये आपका एज सच नहीं प्रेजेंट है, साथ ही साथ आपका ये मेम्ब्रेन का भी, स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, या फिर आपका सेल मेम्ब्रेन या अदर मेम्ब्रेन का पार्ट है। व्हेन वी ग्राइंड दैट टिश्यू, अगर हमने ग्राइंड किया उस टिश्यू को किसके, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, तो क्योंकि लिपिड आपका इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये छोटे छोटे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डायग्राम के साथ यहाँ पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिया, सपोज ये टिश्यू है, ये कोई टिश्यू है, ठीक, इस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होंगी, उनको भी ड्रॉ करते हैं। टिश्यू है तो सेल्स होंगी, टिश्यू। अब इस टिश्यू को ग्राइंड किया तो पूरी तरह से मैश हो गया, पूरी तरह से ये बिल्कुल स्लरी बन गई। ग्राइंड करने के बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर को क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने की वजह से क्या होगा, जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे, सेल, सेल की मेम्ब्रेन, और सेल में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सेल के जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनल्स, उनमें भी तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे थे जिनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो सब क्या हो गई, रप्चर हो गई, रप्चर हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद, क्योंकि लिपिड तो आपका क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है ना, लिपिड वाटर में सोलिबलाइज नहीं होता, लिपिड को हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, वाटर इनसॉल्युबल है और हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर भागते हैं इसके मॉलिक्यूल। 2 पार्ट होते हैं वहां पे, वाटर हेटिंग पार्ट एंड वाटर लविंग पार्ट। तो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल है लिपिड। तो ये स्मॉल स्मॉल, ये जैसे ही ग्राइंड किया तो स्मॉल स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे यहाँ पे, पैकेट लाइक। इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा, भर जाएगा, इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा। अब ये क्या फिल्टर हो पाएगा, नहीं। ये किसमें मिलेगा हमें, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, और क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉइंट को आगे रीड कर लेते हैं, अगेन रीड करेंगे सेम। लिपिड्स आपके स्मॉल मॉलिकुलर वेट के कंपाउंड हैं, जो आपका मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, सेल की भी और अदर सेल ऑर्गेनल्स की भी। अगर हम इसको ग्राइंड करते हैं तो हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, जो सेल की मेम्ब्रेन थी वो क्या हो जाएंगी, पीसेस में ब्रेक हो जाएंगी, और क्या बनाएंगी, स्मॉल पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेसिकल, एंड विच आर नॉट सोल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सोलिबलाइज नहीं होंगी। देखिएगा यहाँ पे वेसिकल बनाई नहीं है, ये वाटर में सोलिबलाइज नहीं होंगी, तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट, therefore these membrane fragments in the form of vesicle, vesicle by bag like structure, packet like structure, get separated along with the acid insoluble food
इसलिए वो फिल्टर ही नहीं हो पाएगा और कहाँ पे रह जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल में, पूल में ऊपर की साइड। Hence, in the macromolecular fraction, lipids are not strictly macromolecules. लिपिड आपके स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। मैक्रोमोलिक्यूल्स तो वो जिनका आपका वेट मोर देन 1000 डेल्टन से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 1000 डेल्टन से कम है, लो है, लेकिन फिर भी हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल में इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि लिपिड आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लिपिड आपका एज सच भी प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन का पार्ट भी है। तो मेम्ब्रेन आपका, किसी मेम्ब्रेन किसको बोल रहे थे, किसी भी आपके सब्सटेंस की या किसी भी ऑर्गेनल की कवरिंग, मेम्ब्रेन मतलब पतली सी शीट, तो पतली सी कवरिंग थी तभी तो वो आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही थी सेल का या सेल की किसी अदर ऑर्गेनल का। जब हमने उसको ब्रेक किया तो वो छोटे छोटे पैकेट बन गए, फिर से वो एक साथ ज्वाइन, ब्रेक होने के बाद फिर से वो ज्वाइन हो जाएंगे, एक स्मॉल पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसीलिए तो लिपिड को ही चूज किया गया था मेम्ब्रेन बनाने के लिए कि हाँ वो मेंटेन रहे। वाटर में सोलिबलाइज हो जाते तो मेम्ब्रेन कैसे होता, क्योंकि अंदर तो साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट है। अगर लिपिड वाटर में सोलिबलाइज हो जाए तो मेम्ब्रेन का पार्ट ही ना होता, वो आपको सेल दिखती नहीं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो लिपिड को इसीलिए मेम्ब्रेन जो बनी हुई वो लिपिड की बनी हुई है कि उसका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर रहे। ठीक, तो जब हमने मेम्ब्रेन को ब्रेक किया, स्मॉल पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में वो फॉर्म हुआ, उस पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में अंदर सेल का ही कंटेंट या फिर आपका जो एसिड का पार्ट था डिसॉल्व हो गया, वो उसके अंदर फिल हो गया होगा। अब वो तो आपका फिल्टर होगा नहीं, फिल्टर चीज क्लॉथ से या कॉटन से, वो किसमें मिला हमें, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, क्यों सोलिबलाइज ही नहीं हुआ। मेम्ब्रेन वाटर में सोलिबलाइज होती नहीं है, ठीक, लिपिड वाटर में सोलिबलाइज होगा नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि हमें वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहा है, लेकिन लिपिड स्ट्रिक्टली आपके बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट रीड कर लेते हैं। लिपिड का रीजन हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया कि क्यों लिपिड आपके बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में रखे गए। एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। साइटोप्लाज्म जो प्लाज्म भरा हुआ होता है, सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सी सपोज ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन एनिमल सेल है, इसके अंदर जो फिल होगा साइटोप्लाज्म, फिर इट इज साइटोप्लाज्म। सेल का कंट्रोलिंग सेंटर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अगेन मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी बना लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। तो जो आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल पूल जो मिला, जो फिल्टर होके नीचे मिला, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को ही तो हम बोल रहे थे एसिड सॉल्युबल पूल, उसमें वो कंपाउंड्स पाए गए जो किसका कंपोजिशन है, साइटोप्लाज्म का। कंपोजिशन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके साइटोप्लाज्म में। तो येलो वाला पार्ट मैंने शो किया है साइटोप्लाज्म, तो मोस्टली वही वाला पार्ट होगा जो डिसॉल्व हो गया होगा। सी, The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition, जो cytoplasmic composition होगा। The macromolecules from cytoplasm and organelle become the acid insoluble fraction। macromolecules किसका पार्ट है, insoluble fraction का है। Together they represent the entire chemical composition of living tissue or organism। Biomacromolecules along with the biomicromolecules है, तो मिला तो टिश्यू से ही था ना, बट मोलिकुलर वेट में डिफरेंस है। ये दोनों ही क्या फॉर्म करते हैं, इट इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन है कि वो किस मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब स्टार्ट हो रहा है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग को 4 बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी करना है। प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड। तो अभी हमारे 3 बचे हैं। आज हम लोग पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। हम लोगों ने बोला, अभी देखा था कि जो जितने भी आपके ये लिपिड को छोड़ के 3 जो आपके बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दीज आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन ये कैसे सब्सटेंस है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। पॉलीमेरिक स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलके बने हुए हैं। और ये किस यूनिट से प्रोटीन बने हुए हैं, दीज आर फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं। अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप भी है, अमीन ग्रुप भी है, एंड एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी था। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से। एक अमाइनो एसिड कौन सा ग्रुप है, NH2, अमीन ग्रुप भी है, और COOH एक पोजीशन पे H। बाकी यहाँ पे ये आपका वेरिएबल ग्रुप होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप आपके अटैच होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हैं।
प्रोटीन को जितने अमीनो एसिड बनाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के हैं। वैसे अमीनो एसिड बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन प्रोटीन को जो बनाने वाले हैं वो सिर्फ 20 टाइप के हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड से ही सारे प्रोटीन बने हुए हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में एंड बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे ये वेरी करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड लिंक होते चले जाते हैं आपस में, दूसरा अमीनो एसिड बना लेते हैं साइड में। अमीनो एसिड लिंक होते चले जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, देखिएगा NH2 C COOH हाइड्रोजन, और यहाँ पे दूसरा ग्रुप। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? सी, पहले वाले अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, और दूसरे वाले का जो आपका अमीन ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन, यहां से वाटर रिलीज होता है और फॉर्म होता है पेप्टाइड बॉन्ड। बना लेते हैं, वाटर रिलीज हो गया यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ। अब बॉन्ड जो बना, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी देखो फुलफिल हो गई, 1 2 3, ऑक्सीजन की 2 और कार्बन की 1 2, और यहाँ इधर आपका एक और COH था। ये पूरा पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस होल इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से आपका लिंक होते चले जाते हैं। एक अमीनो एसिड का क्या, कौन सा वाला, कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे वाले का NH2 ग्रुप, आपस में रिएक्ट होगा, वहां पे रिएक्शन होगी जिसकी वजह से वाटर रिलीज होगा और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। अगेन दूसरी साइड में देखिएगा, लिख देते हैं। एक अमीनो एसिड का कौन सा वाला, NH2 वाला अमीन ग्रुप, दूसरे वाले का कार्बोक्सिल ग्रुप COH वाला ग्रुप, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड मैंने पूरा नहीं शो किया। इन दोनों में रिएक्शन हुई, किसमें, अमीन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। यहां से क्या रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ और पेप्टाइड बॉन्ड बना। पेप्टाइड बॉन्ड को बना देते हैं अमीनो एसिड में, इधर NH, इधर OCO, और ये पूरा अमीनो एसिड बाकी का। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप डिफरेंट अमीनो एसिड अटैच होते जाते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का आपका प्रोटीन है। पर्टिकुलर मैनर में अगर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, तो ऐसा नहीं है हमारा हीमोग्लोबिन अलग है, दूसरे जो पर्सन है उसका हीमोग्लोबिन अलग है ना। उस सेम हीमोग्लोबिन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो आपका सेम होगा। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हम लोग पूरे इंग्लिश कुछ भी लिखना होगा वही 26 लेटर यूज करते हैं। स्पेलिंग होती है, रिपीट करते हैं आगे पीछे। ऐसे मेरा नाम अगर कृतिका है तो के पहले, फिर R, फिर A, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लेटर किसी भी प्लेस पे लगा दो, नहीं। सेम अमीनो एसिड के साथ भी है। तो वो किसकी, प्रोटीन की लैंग्वेज को बनाते हैं कि हाँ इस प्रोटीन में किस सीक्वेंस में रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है। तो आपका प्रोटीन फॉर्म होता है। और जो ये प्रोटीन फॉर्म होते हैं ये आपके हेट्रोपॉलीमर होते हैं, सेम आपके अमीनो एसिड नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि एक टाइप है, सपोज यहाँ पे हमने ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है तो सिर्फ ग्लाइसिन 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 जुड़ता चला जाए, ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट के केस में होता है, लेकिन प्रोटीन के केस में नहीं होता है। अमीनो एसिड डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं रिपीटिंग होगा और होमोपॉलीमर हो। होमोपॉली मतलब सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है। रीड कर लेते हैं प्रोटीन के पॉइंट्स को। ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉली क्यों बोला, मैनी पेप्टाइड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है 2 अमीनो एसिड के बीच में। एक अमीनो एसिड का कौन सा, अमीन ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड की लीनियर चेन। देखिएगा इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं लाइन बाय लाइन। लीनियर मतलब होता है सीधे। अभी ये फंक्शनल प्रोटीन नहीं है। जब ये लाइन बाय लाइन जुड़ते चले गए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तब हम इसको प्रोटीन नहीं बोलते हैं, देन वी कॉल्ड इट एज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट, किससे, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होगा 2 अमीनो एसिड के बीच में, इट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। आपको सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड का नाम याद रखना है। एच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जितना भी है आपका इस तरह से अमीनो एसिड जुड़े हो तो ये पॉलीमर हो गया। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। एग्जाम्पल है एलेनिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है। आर ग्रुप जो वहां पे हमने आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। अब प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर मतलब है कि जितने भी प्रोटीन अगर हम अमीनो एसिड यूज कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है जिसमें सेम टाइप का अमीनो एसिड रिपीट हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम प्रोलीन की बात कर रहे हैं तो सब प्रोलीन अटैच हो। तो ये आपका कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, नॉट अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है, होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक रिपीटिंग यूनिट्स नंबर ऑफ टाइम। वही रिपीट होती चला रही है, ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट,
अमीनो एसिड दो टाइप के हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये हम लोग ऑलरेडी अमीनो एसिड में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से देखेंगे। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? सी, वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, हमें बाहर से ही लेने होंगे, बाहर से ही इनका इंटेक करना होगा, अपनी डाइट में ही इनका हमें रिक्वायरमेंट होगी, उनको हम लोग एसेंशियल बोलेंगे। और जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन एसेंशियल। मतलब हाँ, हमारी बॉडी में आपका अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आए, दूसरे दूसरे कंपाउंड के, वो फॉर्म हो गए, चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गया, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। डेफिनेशन भी दे रखी गई है, एसेंशियल मतलब होता है जरूरी, तो हमारी बॉडी बना ही नहीं पा रही है, और हमारे बॉडी में प्रोटीन तो बनना ही है, और उस प्रोटीन में वो अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है, तो हमारी बॉडी में भी नहीं बन रहा है, तो हमें अपनी डाइट में उनको चाहिए ही है बाहर से, वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, इसलिए हमने उनको नाम दे दिया एसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्यों नाम दे रहे हैं? ऐसा नहीं कि उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत है, लेकिन वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, डाइट में जो हमने अदर न्यूट्रिटिव फूड लिया है उसमें प्रेजेंट होंगे, उसके चेंज होके कन्वर्ट होके बन जाएंगे। कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड में ही ब्रेक डाउन होता है और आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनते हैं, क्योंकि आर ग्रुप ही चेंज होता है, तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप में ट्रांसफर होता है या ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से आपका वो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन एसेंशियल में। तो एसेंशियल हमें रिक्वायर्ड होते हैं बाहर से। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड इन डाइट, डाइट में हमें जरूरी है, चाहिए, वाइल आर बॉडी प्रिपेयर कर लेती है किसको? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को, अदर फ्रॉम अदर न्यूट्रिएंट्स या फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड वही ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को बनाएंगे। प्रोटीन के फंक्शंस को देख लेते हैं, क्या क्या प्रोटीन के फंक्शन है। सेकेंड, प्रोटीन आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखिएगा, सेल है ये। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज सेल के अंदर आ जाए। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, तो जो कोई भी कंपाउंड है या सब्सटेंस है उसको सेल के अंदर जाना है तो कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करवाते हैं। कुछ आपके मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। नेक्स्ट, जो आपकी एंटीबॉडीज होती है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। एंटीबॉडीज हमने सुना हुआ है ना, फाइट करती हैं फॉरेन एजेंट से, जो आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी बॉडी का पार्ट नहीं होता है। तो सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से भी कुछ प्रोटीन्स फाइट करते हैं। कुछ आपके जो हार्मोन्स हैं जो आपका मैसेजिंग का काम करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कैरी करते हैं मैसेज को, दूसरे ऑर्गन तक लेके जाते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ उनका मैसेज कैरी करना का ही काम है, उनको हार्मोन्स बोलते हैं। तो कुछ हार्मोन्स आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था ना कैसे हमने क्लासीफाई किया था, बायोलॉजिकल व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्लासीफाई किया था कि हाँ, जिसमें अमीन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है तो हमने सारे ऐसे कंपाउंड्स को अमीनो एसिड बोल दिया, और फिर अमीनो एसिड जुड़ के क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। तो हमने इस तरह से नेचर को देखते हैं। ठीक, तो आपके कुछ एंजाइम भी हैं जो आपके अमीनो एसिड के सॉरी प्रोटीन के बने हुए हैं। अमीनो एसिड तो यूनिट हो गई आपकी। अब सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है पाया जाता है एनिमल वर्ल्ड में, इट इज कोलेजन। कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है इसके फाइबर, कोलेजन प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है एनिमल वर्ल्ड की अगर बात करें। लेकिन अगर ऑल ओवर बायोस्फीयर में, जहाँ बायोस्फीयर मतलब अर्थ का वो पार्ट जहाँ जहाँ लाइफ है, वाटर में भी है, लैंड पे भी है, और आपका एरियल पार्ट में भी है, जहां जहां लाइफ है उससे पूरा जो स्फीयर बन रहा है उसको नाम क्या दे दिया हमने? बायोस्फीयर। तो पूरी बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन जो है इट इज रुबिस्को, रिबुलोज, बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रिबिस्को पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक स्टेप होता है कैल्विन साइकिल, वहां पे रोल प्ले करता है। तो रुबिस्को सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं तो कोलेजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, टेबल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। कोलेजन का फंक्शन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, इस तरह से अगर ये सेल है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सी, अगर हम बात कर लेते हैं सपोज एरियोलर टिश्यू की, एक टिश्यू है गैप्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर हाथ को देखो, यहाँ पे ब्लड वेसल भी है, नर्व्स भी है, बोन भी है, मसल्स भी है। अब वो सब एक जगह पैक है ना, उनके बीच में क्या एयर स्पेसेस? नहीं, उनके बीच में जो टिश्यू है सबको एक साथ कनेक्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि हम इसको यहाँ से मूव करें तो सारा कंटेंट इधर चला जाए, दोबारा नहीं आएगा, नहीं, वो सारा पूरा एक साथ क्या है? पैक है। उनके बीच में सारा टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो उसमें सेल्स भी होती हैं, सेल्स, और इन सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस भरा हुआ है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स में ही कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यही सेल सिक्रीट करती हैं। इसीलिए लिखा है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब इन बिटवीन द सेल, सेल के बीच में मैट्रिक्स में प्रेजेंट है ना। और ग्राउंड मतलब पूरा जो फ्लूइड भरा हुआ है, ग्राउंड, इसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, तो ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। जो प्रोटीन है इट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम विच प्लेज अ रोल इन डाइजेशन। इंसुलिन जो आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं, इट इज अ हार्मोन। एंटीबॉडी फाइट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट से। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, ये सारे रिसेप्टर आपकी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो रिसेप्टर का काम होती है, और ग्लूट4 रिसेप्टर ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को इनसाइड द सेल। ये ग्लूट4 से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है सेल के अंदर। ये सारे आपके प्रोटीन के बने हुए, अमीनो एसिड के प्रोटीन बने हुए, इनका फंक्शन दे रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इट इज पॉलीसेक्राइड। लेकिन पॉलीसेक्राइड आपके बुक में डायरेक्टली दे रखा गया है, लेकिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक दिस वर्ड। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स OH ग्रुप। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये सारे आपका ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन की लॉन्ग सी चेन, उसमें अदर सब्सटेंसेस अटैच हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है, क्या है ये? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप अटैच है, ठीक। पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। एल्डिहाइड कौन सा होता है? CHO वाला ग्रुप। कीटोन कौन सा होता है? CO वाला ग्रुप, ठीक। एंड देयर डेरिवेटिव्स, या फिर ये ऐसे कोई भी कंपाउंड जो CHO ग्रुप या फिर जिनमें CO ग्रुप कीटोन ग्रुप हो, वो ब्रेक डाउन होकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो, उनके डेरिवेटिव है कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CxH2O का होल Y। अब यहाँ पे नंबर वेरी करता है, इरेज कर लेते हैं बाकी के पार्ट को। नंबर कैसे वेरी करेगा? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। 2:1 मतलब अगर एक पार्ट ऑक्सीजन है तो 2 पार्ट क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। कार्बन का नंबर वेरी करता है क्योंकि कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, तो C3 हो जाएगा H2O, और यहाँ पे भी 3 रख दिया। या फिर उसका देखिएगा, ग्लूकोज का सबको फॉर्मूला पता रहता है, C6H12O6। इसको कैसे लिख सकते हैं? C का तो 6 हो गया, X क्या हो गया? 6, H2O, और यहाँ पे 6 कर दिया। जब इसको ओपन करेंगे यही तो आएगा C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, कीटोन CO ग्रुप, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसी से डिराइव करके मिलता है। फिजिक्स में आप लोग डेरिवेशन पढ़ते हो, क्यों? हाँ, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है कि हाँ ये इक्वेशन लगाई थी तो ये फॉर्मूला डिराइव होकर मिला। तो एल्डिहाइड या कीटोन वाले कंपाउंड है, उनके ब्रेकडाउन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो ग्रुप अटैचमेंट हो रहा है वहाँ पे। अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने यहाँ पे 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। सेकेंड है डाइसेक्राइड। डाई मतलब क्या होता है? 2। ऑलिगो मतलब 3 to 9 के मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हो। एंड पॉली मतलब बहुत सारे, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ, 4 प्रेजेंट है। तो मोनोसेक्राइड, अगर आप ये मोनोसेक्राइड आपके सिंगल यूनिट वाले कार्बोहाइड्रेट, अगर इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा। जिसमें से आते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। इसके बाद डाई। डाई मतलब क्या होता है? 2 मोनोसेक्राइड। माल्टोज को देखिएगा, माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो माल्टोज बनता है। सुक्रोज क्या होता है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ेगा तो डाइसेक्राइड है। लैक्टोज में क्या होता है? एक ग्लूकोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है, तभी आपका लैक्टोज बनता है, डाइसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड में 3 to 9 या 10 तक होते हैं। पॉलीसेक्राइड में बहुत सारे होते हैं। पॉलीसेक्राइड में भी 2 हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मतलब क्या होता है? सेम। होमो मीन्स सेम। तो जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ये सेम रिपीटिंग यूनिट के मिलके बने हुए हैं। सेलुलोज आपका ग्लूकोज से बना है, स्टार्च भी ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बना हुआ है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सेलुलोज ग्लूकोज 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 जुड़ते चले जाते हैं, सेलुलोज बना रहे हैं, ग्लूकोज 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 ही जुड़ते चले जा रहे हैं तो स्टार्च ही बना रहे हैं, ग्लूकोज 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 अटैच हो रहे हैं तो ग्लाइकोजन भी बना रहे हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? हियर इज द डिफरेंस ऑफ लिंकेज। जो आपका 2 यूनिट के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये अलग अलग यहाँ पे नाम दिए गए हैं। क्योंकि हम लोग बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को मेन इसमें फोकस करना है पॉलीसेक्राइड्स पे ही। तो हम लोग सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड काइटिन को स्टडी करेंगे। एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? जो आपका सिंगल यूनिट रिपीट नहीं होती। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में एग्जाम्पल दिया गया है पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पे 2 यूनिट मिलकर बनता है, इसकी एक सिंगल यूनिट, जिसमें आता है आपका नाम यहाँ पे शॉर्ट में रखिएगा, नैग एंड नैम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। अब ये बार बार रिपीट होते चले जाते हैं, तो यहाँ पे 2 से मिलकर बना हुआ है, 2 रिपीटिंग यूनिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। इट इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रो मतलब सेम यूनिट नहीं बनी हुई है। तो हमारा
कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो गया है। मोनोसेक्राइड बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, फर्दर उसको ब्रेक करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। डाइसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड की यूनिट जब अटैच होती है इट इज नोन एज डाइसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड 3 से 10 और पॉलीसेक्राइड मोर देन मैनी आपकी मोर देन 10 या फिर मैनी आपकी मोनोसेक्राइड अटैच हो जाएंगे। उसमें से पॉलीसेक्राइड में हम लोग ने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया, होमोपॉलीसेक्राइड जिसमें सेम रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं और हेट्रोपॉलीसेक्राइड जिसमें कि आपके डिफरेंट डिफरेंट अटैच होती हैं, दो होंगी या दो से ज्यादा होंगी। होमोपॉलीसेक्राइड में सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, हेट्रो में पेप्टाइडोग्लाइकन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ग्लूकोज एंड राइबोस, राइबोस मतलब 5 कार्बन वाली शुगर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। राइबोस को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड में भी, न्यूक्लिक एसिड का जो ये यूनिट देखेंगे तो उसमें ही पढ़ेंगे, तो राइबोस का भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। सी ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पर इसके डायग्राम को पढ़ने से पहले। फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। 5 कार्बन तो रिंग में होते हैं और एक कार्बन बाहर होता है CH2OH। बाकी ये प्लेसेस पे क्या होगा आपका, देखिएगा OH और H, OH और H, यहाँ पे OH, here it is OH, here it is OH, here it is OH। रेस्ट प्लेसेस पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, वो भी अल्फा ग्लूकोज जिसमें कि आपका जो ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन, इसमें जो OH ग्रुप है वो नीचे की साइड है। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज में पूरा स्ट्रक्चर अब शॉर्ट में बना देते हैं, जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कार्बन होता है, अंडरस्टूड है, CH2OH, यहाँ पे OH, बाकी के रेस्ट प्लेस में पॉइंट्स पे कार्बन और जो एम्प्टी प्लेसेस वहाँ पे हाइड्रोजन, हेयर OH, हेयर OH। एंड बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर होता है यहाँ पे और H नीचे होता है, OH आपका ऊपर की साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। कार्बन 6 हो गए, 6 में से 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और एक कार्बन बाहर होता है, फिफ्थ वाला कार्बन, जो सिक्स वाला कार्बन होता है आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम में ये देखिएगा, नंबरिंग करते चले जाएंगे, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 है, 6। और राइबोस में 5 कार्बन होते हैं, इसमें से 4 कार्बन रिंग के अंदर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और सिर्फ इन पांचों में जो OH ग्रुप लगा हुआ है 3 में, ये नीचे की साइड होता है, ऊपर तो O ग्रुप है ही, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। अब जो आपका बुक में टॉपिक दिया गया है पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। भाई बहुत सारे आपके शुगर मोनोसेक्राइड्स अटैच होते चले जा रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज, 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 इस तरह से इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। और ये जो बॉन्ड बनता है दो मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसकी जो यूनिट हो गई पॉलीसेक्राइड की, इट इज मोनोसेक्राइड। जैसे आपकी बॉडी की जो यूनिट है, यूनिट मतलब सिंगल पार्ट जिससे मिलकर बनी हुई पूरी बॉडी सेल है, ऐसे ही पॉलीसेक्राइड का जो यूनिट है, सो सिंगल वाला आपका सेक्राइड होगा, शुगर होगी, इट इज मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। दे आर थ्रेड्स, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। बहुत सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनकी जो यूनिट है वो मोनोसेक्राइड है। सेलुलोज, स्टार्च एंड इनुलिन, जो सेलुलोज की यूनिट है, सेलुलोज की यूनिट है, इट इज ग्लूकोज एंड सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, होमोपॉलीसेक्राइड, क्योंकि सेम का बना हुआ है। सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड, जो आपके ग्लूकोज उसकी रिपीटिंग यूनिट है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड है, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। सेलुलोज जो है वो आपका स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्म करता है प्लांट की सेल में। जो आपका कॉटन है, इट इज अ सेलुलोज। जो सेल वॉल बनी होती है प्लांट की, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बैक्टीरिया से रिलीज होता है। हर्बीवोर्स एनिमल जो ग्रास को खाते हैं, ग्रास को फीड करते हैं, उनमें भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला उनकी इंटेस्टाइन में एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है। उनकी इंटेस्टाइन में एक पार्ट है अपेंडिक्स, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो रिलीज करते हैं सेलुलोज को। ठीक, तो सेलुलोज, सेलुलेज को जो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। स्टार्च, स्टार्च हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, आलू चावल सब में स्टार्च प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो वेरिएंट ऑफ पॉलीसेक्राइड बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। स्टोर, जो आलू है पार्ट प्लांट का ही पार्ट है,
लेकिन स्टोर हाउस ऑफ ग्लूकोज है। जो ग्लूकोज होगा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और एनिमल्स में जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इट इज ग्लाइकोजन। और जो इन्यूलिन एक और पॉलीमर है जिसका यूनिट है इट इज फ्रक्टोज। डायग्राम में देखिएगा, बना लेते हैं केमिकल स्ट्रक्चर से के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे सपोज हम लोग पहले सेलुलोज को स्टडी करते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज में जो बॉन्ड बनता है दो ग्लूकोज के बीच में इट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बॉन्ड किस तरह से अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है सेलुलोज में। बीटा ग्लूकोज में जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है उसमें आपका जो OH होता है वो ऊपर की साइड होता है, यहाँ पे OH है। और दूसरा ग्लूकोज भी बना लेते हैं क्योंकि रिपीटिंग यूनिट होती है ग्लूकोज की। यहाँ पे CH2OH, here is OH, H, यहाँ पे H, OH, H, OH, H, OH, H। अब ये दो ग्लूकोज आसपास है, पास पास है, तो इसका फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है और इस वाले का दूसरे वाले का फोर्थ कार्बन होगा, ये देखिएगा इट इज फोर्थ कार्बन। ये फोर्थ कार्बन है, 1 2 3 फोर्थ, और 5 यहाँ पे होगा, 6 ऊपर होगा। तो ये फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन में जो ग्रुप अटैच्ड है OH ग्रुप एंड H ग्रुप, यहाँ से ये OH ग्रुप एंड H ग्रुप, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो फर्स्ट कार्बन में है और फोर्थ कार्बन पे बीच में, और बीटा ग्लूकोज है इसलिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है वहां पे आपका अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अल्फा, आपको स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। CH2OH, यहाँ पे जो OH होता है वो नीचे की साइड है और इसके जो फोर्थ कार्बन है उसमें भी नीचे की, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इससे और इससे जो वाटर रिलीज होगा उसका जो बॉन्ड है वो आपका इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा 1,4। ये भी 1,4 है लेकिन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। 1,4 क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर की पोजीशन में बता रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का कार्बन है, यहाँ पे फोर्थ नंबर का है। अल्फा क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा दो तरह के आपके ग्लूकोज थे। अल्फा वाले में जो फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है वो नीचे की साइड प्रेजेंट है, और बीटा वाले में जो फर्स्ट पोजिशन पे OH ग्रुप है वो ऊपर की साइड प्रेजेंट है। तो हम लोग डाइजेस्ट किसको कर पाते हैं? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को। तो ये आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन एंड स्टार्च में। तो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, और प्लांट्स में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इट इज स्टार्च प्रेजेंट इन प्लांट्स। यही पॉइंट्स को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, सेम पॉइंट्स को। सेलुलोज ये पॉलीमरिक सब्सटेंस है, होमोपॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का, लेकिन ये स्ट्रक्चरल पार्ट में इन्वॉल्व है, जैसे कि कॉटन है या प्लांट सेल की सेल वॉल है। लेकिन जो स्टार्च है ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है प्लांट में, और जो ग्लाइकोजन है इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। स्टार्च में चेन्स भी बनी होती है, जैसे कि ग्लूकोज आपके इस तरह से तो अटैच है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, लेकिन 6 वाले कार्बन से दूसरी चेन भी अटैच है इस तरह से, फिर आगे कंटिन्यू हुई, यहाँ से दूसरी चेन आ गई। तो ये आपका कौन से में होता है? फर्स्ट और 6 कार्बन के बीच में, तो 2 चेन के फॉर्म में अटैच होता है। लेकिन ग्लाइकोजन में सिर्फ एक होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन स्टार्च में 2 होते हैं बॉन्ड, क्योंकि चेन बनती चली जाती है। चेन तो बन रही है, ब्रांचिंग भी होती है, स्टार्च में ब्रांचिंग भी होती है। अल्फा 1,6 भी प्रेजेंट होता है और अल्फा 1,4 भी प्रेजेंट होता है। डायग्राम से समझ ही लीजिए आप कैसे आपका अल्फा 1,6 है और अल्फा 1,4। सी स्टार्च बना लेते हैं, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक। इस तरह से आपका दूसरे ग्लूकोज से अटैच्ड होगा, सेम आगे भी अटैच हो रहा होगा दूसरे ग्लूकोज से, फिर सेम इस तरह से आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब ये किसके बीच में है? फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब फर्दर स्टार्च में ब्रांचिंग होती है, ये तो आपका ग्लाइकोजन में भी होता है, लेकिन स्टार्च में फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है। देखिएगा
ये जो 6 नंबर वाला कार्बन है CH2OH, इसके ऊपर भी तो एक ग्लूकोज होगा, यहाँ पे दूसरा ब्रांच है, तो ये फर्स्ट नंबर का, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में हो रहा है, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन और 6 नंबर वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसको ब्रांचिंग हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। Starch is a stored form of glucose in plant and glycogen is a stored form of glucose in animal cellulose। आपका स्ट्रक्चर पार्ट में रोल प्ले करता है, इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम दूसरे हैं, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बैक्टीरिया उनको रिलीज करता है, सेलुलोज को, जो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। नेक्स्ट, in a polysaccharide chain, say glycogen, suppose glycogen is stored form of glucose in animals, the right end is called the reducing end and the left end is called the non reducing end। इट हैज ब्रांचेस, जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एंड राइट हैंड को बोलेंगे और नॉन रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट हैंड को बोलेंगे। देखिएगा अगेन डायग्राम के बेसिस पे, सी, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन ही बना ले रहे, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते चले जा रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। क्या बोला कि जो आपका राइट एंड है, राइट एंड कौन सा है आपका, ये दिस वन, और लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला। लेफ्ट हैंड में अगर तो फर्स्ट का जो ग्लूकोज होगा उसका C2H5OH होगा, और यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो लास्ट वाला बचा, ये तो खाली हो गया ना, इस सपोज ये लास्ट वाला पार्ट है, बिल्कुल ये तो आपका बिल्कुल ओपन हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप, अब नीचे की साइड OH है, तो रिड्यूस तो OH वाला पार्ट होगा ना, इधर तो C2H5 ये पूरा बैलेंस ही है, ये कहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि जो राइट एंड होता है वो आपका रिड्यूसिंग होता है, लेकिन लेफ्ट एंड आपका रिड्यूसिंग नहीं होता है, तो पूरा कंप्लीट है, रिड्यूस नहीं होता है। समझ में आ गया, क्योंकि राइट एंड एक, अगर आपका ह्यूमन की चेन आपकी बना रहे हो, बहुत सारे आपके ह्यूमंस हैं, इस तरह से आपके एक के हाथ पकड़ के सब खड़े हुए हैं इस तरह से, तो एक साइड आपका लेफ्ट हैंड ओपन होगा और एक साइड राइट हैंड ओपन होगा, तो बॉन्ड किसके बीच में बन रहा था आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले में, तो लास्ट वाले जो राइट एंड पे होगा वहां पे फर्स्ट वाला फिर खाली रह जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला तो कंप्लीट ही है ना अभी यहाँ पे, तो राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूस हो जाता है, वही फॉर्म करता है, आगे फर्दर रिड्यूस होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक, राइट एंड पे तो ब्रांचेस आती हैं। स्टार्च फॉर्म्स अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब जो स्टार्च था क्योंकि उसमें चेन बन रही थी, इसमें देख चेन बन रही थी स्टार्च में, यहाँ पे हमने स्टडी किया था ना, ये चेन बन गई, ऊपर की साइड भी फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन अटैच हो जा रहे हैं, सो जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है स्टार्च, जिसमें अगर हम लोग स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो आयोडीन टेस्ट होता है, आयोडीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, जो आयोडीन का कलर है बिल्कुल ब्लड की तरह होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। अगर कहीं पे स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन का जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर का चेंज हो जाता है, इट बिकम्स वॉयलेट, वॉयलेट। तो आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, सी। So in fact starch can hold I2 molecules in the helical portion, helical जो हेलिक्स बनाएंगे वहाँ पे आयोडीन स्टोर हो जाएगा, the starch not starch, here it is starch, ये गलत है, starch I2 is blue in color, ये ब्लू कलर का होता है, सेलुलोज के पास ऐसा कोई भी हेलिक्स नहीं होता है, वहाँ पे आयोडीन होल्ड नहीं कर पाएंगे एंड हेंस कैन नॉट होल्ड द आयोडीन, नॉट आइटम, here it is आयोडीन, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक है यहाँ पे, आयोडीन है। प्लांट सेल की जो वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज लिखा हुआ है, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प इट इज ऑल्सो अ सेलुलोज, एंड जो कॉटन फाइबर्स हैं वो भी सेलुलोज होते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखिएगा, ये आपका स्टार्च में ब्रांचिंग दिखाई गई है, हेलिक्स फॉर्म करते हैं, स्टार्च इस तरह से हेलिक्स फॉर्म करेगा, उस हेलिक्स में कौन आपका होल्ड हो जाता है, आयोडीन, स्टार्च के साथ आयोडीन अटैच हो जाता है तो कौन सा कलर आ जाता है, ब्लूइश कलर आ जाता है, वॉयलेट ब्लू, वॉयलेट ब्लू। और वैसे आपका जो आयोडीन का कलर होता है इट इज रेडिश ब्राउन, तो होल्ड कर लेता है, लेकिन सेलुलोज होल्ड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर, तो हमने सिंपल पढ़े थे, सेलुलोज है, स्टार्च है या ग्लाइकोजन है या इवन काइटिन भी है, काइटिन ये आपका जो बना हुआ होता है ये होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं, इनकी जो यूनिट है वो आपकी सेम रिपीटिंग यूनिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, स्टार्च स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज में रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, ग्लूकोज है, काइटिन में आपका नैग है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बार बार रिपीट होता है, ठीक, तो वो भी आपका होमोपॉलीसेक्राइड है।
they act as a building block amino acid amino sugar chemically modified sugar। अमीनो शुगर मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें अमीन ग्रुप अटैच हो गया हो, इसलिए नाम क्या दे दिया अमीनो शुगर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या अटैच हो गया अमीनो ग्रुप। तो इनको हम लोग बोल रहे हैं मॉडिफाइड शुगर, नोन एज मॉडिफाइड शुगर लाइक ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोज के साथ अमीन ग्रुप आ गया, ग्लूकोज के साथ अमीन अमीन ग्रुप मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आ गया। या फिर एन एसेटाइल, एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन। अब देखो ग्लूकोसामाइन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ग्लूकोज 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 के साथ अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप भी आ गया CHO वाला, तो ये क्या बन गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप के पॉलीसेक्राइड होते चले जा रहे हैं। एक्सोस्केलेटन जो ऑर्थोपोड्स में होता है, ऑर्थोपोड्स आपका फाइलम है जिसमें कि इंसेक्ट्स आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंट लेग्स प्रेजेंट होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसका बना होता है काइटिन। काइटिन इज अ होमोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीमर है, रिपीटिंग यूनिट होती है ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये आपका काइटिन जो है वो होमोपॉलीसेक्राइड है, आपको एग्जाम्पल याद करना है। बैक्टीरिया सेल जिसकी बनी होती है इट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये आपका हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नैग, एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं नैम। ये नैग एंड नैम बार बार रिपीट होता चला जाता है, देखिएगा नैग नैम फिर नैग एंड नैम, इस तरह से ये रिपीट होता चला जाता है और क्या बनाता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड जिसमें कि सेम रिपीटिंग यूनिट नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे दो दो आपकी बार बार रिपीट हो रही है, तो इट इज ऑल्सो अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जिसमें सेम ही यूनिट रिपीट होगी वो होमोपॉलीसेक्राइड होगा। दिस इज ऑल अबाउट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन हम लोग ने देख ली, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स।